सिंपल सी इतनी हमारी शर्त है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चिकित्सा उपचार हेतु किसी दूसरे देश में जाएगा या किसी दूसरे स्थान पे जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? चिकित्सा पर्यटन। अब इस चिकित्सा पर्यटन के बदलते इस दौर में जो भारत है, ये चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बन करके उभरा है। आज का जो आधुनिक विश्व है उसके अंदर भारत चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बन करके उभरा है। अब देखिए 2005 के दौरान यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां से लगभग 55,000 लोग भारत में अपना इलाज कराने आए थे। क्या कराने आए थे? इलाज। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका इतना विकसित देश है और वो भारत जैसे विकासशील देश के पास अपना इलाज कराने के लिए लोग आ रहे हैं। 55,000 लोग बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो इतने सारे लोग अगर भारत में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ भारत में ऐसा फायदा हो रहा होगा। देखिए भारत में ऐसी क्या सुविधा है हमारे पास में? एक तो जो इलाज है वो बहुत ही सस्ता है इन विकसित देशों की तुलना में, अमेरिका की तुलना में, और कम पैसों के अंदर भी वैसी की वैसी सुविधा हमको उनको प्राप्त हो रही है। इसलिए वो भारत में आकर के अपना इलाज करा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों के अंदर ये चिकित्सा सुविधाएं बहुत महंगी होती है। ठीक है ना, ये लग्जरी आइटम में गिनी जाती है सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं। अब देखिए, अब महानगरों में जो भारत के महानगर है जैसे कि बेंगलुरु हो गए, ठीक है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, मुंबई है, इन महानगरों के अंदर विश्व स्तरीय सुविधा हमको मिलती है, वर्ल्ड लेवल की सुविधा, और पैसा भी कम लग रहा है। जब पैसा कम लग रहा है तो क्या हर्ज है दूसरे देश में जाके इलाज कराने के लिए? तो आज भी बड़े पैमाने पे दूसरे देशों से लोग भारत में इलाज करवाने के लिए आते हैं। अब इसी के साथ भारत के अंदर जो चिकित्सा पर्यटन इतना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक मौका और भी है चिकित्सा बाह्य स्रोतन का। अब चिकित्सा बाह्य स्रोतन, अब बाह्य स्रोतन क्या होता है इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इधर जानते हैं कि चिकित्सा पर्यटन का मौका कैसे मिल रहा है बाह्य स्रोतन का। जो डाटा एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस, कस्टमर केयर, जो चिकित्सा से संबंधित है, इनके भारत के अंदर बहुत सारे सेंटर खुल रहे हैं। दूसरा, एक विशेषता यह है कि ये भारत में क्यों खुल रहे हैं? लागत कम है और उच्च गुणवत्ता। यही बात समझ में? इसलिए भारत जो है वो आधुनिक विश्व के अंदर चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बन करके उभरा है। आपको पूछ सकते हैं कि चिकित्सा पर्यटन में भारत अग्रणी देश बनकर के क्यों उभरा? क्योंकि भारत के पास में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध है, लागत कम है, उच्च गुणवत्ता है, ठीक है ना। तो इसलिए भारत के अंदर भारत जो है वो ये चिकित्सा पर्यटन में बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है। भारत के साथ साथ में और भी देश है, कुछ और देश हैं, उन देशों के बारे में बात करते हैं। वो देश एक तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है ये दो देश और भी है जो भारत के साथ साथ ऐसा ही चिकित्सा पर्यटन उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा चिकित्सा पर्यटन के मामले में देश है तो वो कौन सा है? भारत। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। आइए अब चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं। देखिए, हम तृतीय क्रियाकलाप के बारे में तो ऑलरेडी जान चुके हैं। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या शामिल करते हैं हम? सेवा। यहाँ पर भी सेवा ही है लेकिन थोड़ा अंतर आ जाता है। यहाँ पर हाईटेक सेवाएं आएगी, डाटा एनालिसिस है, उनसे प्राप्त सूचनाओं का आदान प्रदान है, तो ये सारी किस्में आ जाएगी चतुर्थ क्रियाकलाप में। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। अगर देखें तो ये ज्ञान आधारित होता है। कैसा होता है? ज्ञान आधारित। जैसे हमने तृतीय सेवा के अंदर ड्राइवर को भी शामिल किया था, नाई को भी, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं थे। ठीक है, ये प्रोफेशनल होंगे। यहाँ पर क्या होगा? विकास, डेवलपमेंट और रिसर्च शामिल होगा। D&A, डेवलपमेंट एंड एनालिसिस और रिसर्च, ये सब इसमें शामिल होगा। तो ये चतुर्थ क्रियाकलाप की प्रमुख विशेषता है। इसके अंदर कार्य क्या होगा? सूचना का संग्रहण, डाटा को इकट्ठा करना। डाटा कहाँ से इकट्ठा होगा? मार्केट से। फिर सूचनाओं का उत्पादन किया जाएगा। जो उन्होंने सूचना इकट्ठा की है उनसे वो नया डाटा बनाएंगे, फिर उन सूचनाओं का प्रचार करेंगे, एडवर्टाइजमेंट है वगैरह है। तो ये सारा इसका मुख्य कार्य है। जैसे आप फोन वगैरह में देखते होंगे,
आप कोई भी सर्च करते हो तो उसी के अनुसार आपका डाटा चला आता है। वो डाटा धीरे धीरे कंपनियां इकट्ठा करती हैं, उसी डाटा के अनुसार वो मार्केट मार्केट के अंदर नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं या मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो वो सारा डाटा कहाँ से आता है? ये जो चतुर्थ क्रियाकलाप वाले लोग होते हैं, ये धीरे धीरे सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, उन डाटा का एनालिसिस करते हैं और उसी डाटा का क्या करते हैं? प्रचार। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो ये सॉफ्टवेयर सेवाएं होती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर सेवाएं होती है इसके अंतर्गत। और उदाहरण कौन कौन शामिल होते हैं इसके अंतर्गत? तो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, सीए अकाउंटेंट वाले जितने भी लोग होते हैं जो हाई लेवल के, और सीईओ जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, इनका जो सबसे मुख्य अधिकारी होता है, सबसे उच्च स्तर वाला, तो ये सीईओ होता है। तो ये भी किस में शामिल होंगे? चतुर्थ क्रियाकलाप में। इन सभी का कार्य क्या? डाटा एनालिसिस करना, उन डाटा के अनुसार काम करना। अब इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि व्हाइट कॉलर के लोग कहलाते हैं। कैसा कहलाते हैं? व्हाइट कॉलर के लोग। आपको पूछा जा सकता है कि चतुर्थ क्रियाकलाप के लोग कैसे कहलाते हैं? व्हाइट कॉलर वाले। ठीक है ना, क्योंकि इनका काम ऑफिसों में बैठ के होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप था। तृतीय क्रियाकलाप और इसमें अंतर क्या है? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हमारे पास ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा अनुसंधान की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। वहां पर सिंपल काम होता है, जैसे ड्राइवर का है, दुकानदारी का है, नाई का है, प्लम्बर है, ये सभी रसोईया है, तो ये सभी सेवा ही तो दे रहे हैं। लेकिन ये सेवाएं कैसी विशिष्ट सेवाएं हैं जिसके अंदर विकास और अनुसंधान होता है और डाटा एनालिसिस के आधार पर काम किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि बाह्य स्रोतन क्या होता है। बाह्य स्रोतन का मतलब होता है आउटसोर्सिंग। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या है? आउटसोर्सिंग। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि बाह्य स्रोतन क्या होता है। बाह्य स्रोतन का मतलब होता है आउटसोर्सिंग है। इंग्लिश में हम आउटसोर्सिंग कहते हैं और हिंदी में बाह्य स्रोतन। क्या होता है इसमें? कोई कंपनी जो है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है बड़ी बड़ी, वो जो होती है वो किसी कार्य को स्वयं नहीं करती है बल्कि बाहरी कंपनी से करा लेती है। कोई छोटे मोटे काम है तो उनको वो खुद नहीं करने की वो खुद करने की बजाय किसी दूसरे देश की कंपनी को वो काम सौंप देती है। उसको कहेंगे हम बाह्य स्रोतन। अब वो काम कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम माने तो जैसे कि छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अपना गृह कार्य जैसे कि आप खुद कर रहे हैं, तो आप खुद नहीं करने की बजाय अपने मित्र के पास से करवा लेते हैं। तो जब मित्र के पास से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? बाह्य स्रोतन। उसी प्रकार से कोई कंपनियां कोई काम खुद नहीं करके बाहरी कंपनी से कराएगी तो ये क्या है? बाह्य स्रोतन। इसका उद्देश्य क्या है? अभी क्यों कराएगी बाह्य बाह्य स्रोतन? मुख्य व्यवसाय पर ध्यान देना। जो उनका मुख्य व्यवसाय है उस पर क्या दिया जाएगा? ध्यान। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था कि अपना गृह कार्य आप खुद नहीं करके दूसरों के पास से, अब दूसरों के पास से कराने का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? आपके पास में ऑलरेडी कोई दूसरा काम होगा, आपको चाहे वो खेलने जाना हो, बाजार से सामान लाना हो या कोई भी अन्य कार्य है, तो आप वो काम करेंगे। इसलिए वो जो गृह कार्य करने का काम है वो दूसरे अपने मित्र को सौंप देंगे। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। आपने जैसे अमेजन कंपनी के बारे में सुना होगा, जो सामान की डिलीवरी करती है। अब ये जो है ना, आपके जैसे कोई माल खराब आ गया तो आप फट से कॉल घुमाते हो कस्टमर केयर में, आपको जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाता है, या जो भी उसका सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाता है। तो ये मेन कंपनी का काम क्या है? सामान की डिलीवरी करना। लेकिन साथ में वो क्या कर रही है? कस्टमर केयर भी कर रही है, ग्राहक सेवा भी दे रही है। अब ये ग्राहक सेवा जो कार्य है ये किसी दूसरी कंपनी को दे देगी कि आप संभालिए ग्राहक सेवा, हमारा जो काम है वो हमको करने दीजिए। तो ये ग्राहक सेवा किसी दूसरी कंपनी को दे देगी। तो यही क्या हो गया? बाह्य स्रोतन। अब इसका उद्देश्य और भी क्या है? लागत को कम करना। लागत को कम करना, जैसे इतनी बड़ी कंपनी अगर किसी कर्मी को हायर करेगी, किसी एम्प्लॉय को हायर करेगी तो उसको ज़्यादा सैलरी देनी होगी, तो कोई छोटी कंपनी को दे देगी। छोटी कंपनी अपने स्तर पर लोगों को हायर करेगी, कम पेमेंट देगी, तो इनको फायदा ही होगा। ठीक है, अब ये दो प्रकार की श्रेणियों में बांटा जाता है बाह्य स्रोतन। एक तो है व्यापार के आधार पे, व्यापार प्रक्रमण। दूसरा है ज्ञान प्रक्रमण। तो व्यापार प्रक्रमण बाह्य स्रोतन और ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन। क्या होता है इसके अंतर्गत? देखो, व्यापार प्रक्रमण जो बाह्य स्रोतन है, इसके अंदर गैर तकनीकी कार्यों को कराया जाता है दूसरी कंपनी से। मतलब इसमें कोई ज्यादा सोचने विचारने का काम नहीं होता है, जैसे ग्राहक सेवा। ठीक है, अब इसके अंदर कोई ज्यादा
बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उनको सिर्फ क्या करना है, ग्राहकों को संतुष्ट करना है किसी न किसी प्रकार के जो भी सामान खराब आया उसको वापस रिटर्न कराने को लेकर के। तो इसके अंदर ज्यादा कोई माथापड़ी की काम नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर बौद्धिक निर्णय नहीं लेना पड़ता। अभी मैंने कहा ना, कोई बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे कार्य ये किसको दे देते हैं, दूसरी कंपनी को। इसको कहते हैं व्यापार प्रक्रमण। उदाहरण के लिए देखें तो कस्टमर केयर और डाटा एंट्री। डाटा एंट्री क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो डाटा एनालिसिस है, उस डाटा एनालिसिस से जो भी डाटा मिला है उसको एक सॉफ्टवेयर के अंदर डालना, क्या कहलाता है, डाटा एंट्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार के काम ये दूसरी कंपनियों से कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्यापार प्रक्रमण बाह्य स्रोतन। अब आते हैं ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन के आधार पे। अब ये जो होता है ना दोस्तों, ये इससे विकसित स्तर का है, या यूं कहे कि ये निम्न स्तर का है और ये वृहद स्तर का। ये हम समझने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। आपको लिखना भी नहीं है कि ये वृहद स्तर का, ये निम्न स्तर का, सिर्फ समझाने के लिए। तो जो ज्ञान प्रक्रमण है ये वृहद स्तर का है। इसके अंदर ज्ञान, अनुसंधान आदि का कार्य दूसरी कंपनियों से कराया जाता है। R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ज्ञान आधारित है, कौशल आधारित है, ये सारे काम दूसरी कंपनियों से कराए जाएंगे। अत्यधिक कुशल और पेशेवर कर्मी की आवश्यकता होती है। एम्प्लॉय जो है ना वो बहुत ही कुशल होना चाहिए, ठीक है ना, उसके बहुत ही हाई स्किल्ड होना चाहिए। और दूसरा पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, फ्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण के लिए देखें तो इसके अंदर क्या काम कराया जाता है, एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D वाला काम, और दूसरा कानूनी व्यवस्था संभालने का काम, कानूनी व्यवसाय, ठीक है ना, लीगल प्रोसेस जो भी होता है। तो ये ऐसी कंपनियां दूसरी कंपनियों के पास से कराएगी तो वो क्या कहलाएगा, ज्ञान प्रक्रमण। और अगर ग्राहक सेवा या डाटा एंट्री वाले छोटे बड़े काम है तो वो किसके पास कराएगी, तो वो कराएगी व्यापार प्रक्रमण बाह्य स्रोतन। अगर बौद्धिक स्तर का काम है तो ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन। आइए इसके बारे में और आगे जानते हैं। आइए बाह्य स्रोतन को आगे जानते हैं। देखिए, सिंपल सा प्रश्न है कि बाह्य स्रोतन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका कारण क्या है। तो कारण अगर हम देखें, क्यों का कारण क्या हमारे पास में, कि एक तो जो विकसित देश है वहां पर लागत ज्यादा है और विकासशील देशों में लागत कम है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपनी है, अगर उसको कोई काम कराना है, अपने देश में महंगे में हो रहा है, दूसरे देशों में सस्ते में हो रहा है, तो वो कहाँ पर प्रेफर करेगी, दूसरे देशों से कराने में, ठीक है ना। इस कारण से भी बाह्य स्रोतन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, विशेषज्ञता की। मान लीजिए भारत की कोई कंपनी है, अगर उसके पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है या उसके पास में कोई ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं है जो अमेरिका में मौजूद हैं उस काम के लिए, तो वो उस काम को कहाँ पर कराएगी, अमेरिका में। तो इस प्रकार से ये विशेषज्ञता की आवश्यकता हो गई। समय की अनुकूलता, जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है बड़ी, जो अमेरिका में भी काम कर रही है, भारत में भी काम कर रही है। अब भारत और अमेरिका दोनों के टाइम में कितने घंटे का फर्क हो जाता है, 12 घंटे का। मान लीजिए आपको कस्टमर केयर में फोन करना है और वो कस्टमर केयर वाला अमेरिका में मौजूद है, और अगर आप भारत से फोन करेंगे तो वहां पर रात को फोन जाएगा। तो इस प्रकार से समय की अनुकूलता बिठाने के लिए वो कंपनी क्या करेगी, भारत में भी कस्टमर केयर सेंटर खोल देगी। तो इस प्रकार से भारत में भी उसका बाह्य स्रोतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समय की अनुकूलता हो जाएगी। तो ये था हमारा कारण कि बाह्य स्रोतन की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक बात और दोस्तों, इससे प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है क्योंकि यहाँ से सिंपल प्रश्न उठता है, सीधा प्रश्न उठता है कि बाह्य स्रोतन क्या है, कारण क्या है। या ये भी प्रश्न उठ सकता है कि बाह्य स्रोतन भारत में बढ़ रहा है या इसके भारत में कौन कौन से अवसर है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि भारत में इसके अवसर कौन कौन से हैं। एक तो भारत के अंदर कुशल मानव संसाधन। कुशल मानव संसाधन, एक तो हमारे पास में जनसंख्या ज्यादा है, दूसरी वो बहुत ही ज्यादा, ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन यहाँ की अधिकतर जनसंख्या एजुकेटेड है, जो कि एक कुशल मानव संसाधन के रूप में उभर करके सामने आई है। दूसरी बात, भाषाई निपुणता। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत में ही रहते हैं। तो कंपनियां ऐसे ही देश को टारगेट करती हैं क्योंकि आज अंग्रेजी जो है वो लगभग वर्ल्ड लेवल की लैंग्वेज है। अगली बात, भारत के अंदर मजबूत IT सेक्टर के हब है। कैसे, बेंगलुरु। अब ये जो ना बेंगलुरु, ये जैसे सिलिकॉन वैली के रूप में उभर करके सामने आया है। IT सेक्टर का हब है बेंगलुरु। हैदराबाद, पुणे,
ठीक है। तो ये कुछ ऐसी शहर है जो कि मजबूत आईटी सेक्टर के रूप में उभर करके सामने आए हैं। अब एक बात और, कुशल मानव संसाधन के अंतर्गत हमारे देश में आईटीआई बहुत सारे हैं, उनसे ऐसे ऐसे संसाधन हमारे सामने आए, मानव संसाधन, जो कि पूरी दुनिया में छा गए। बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। तो इतने सारे मानव संसाधन हमारे पास में है, इसलिए बहुत सारे देशों की कंपनियां जो हैं वो अपने बाह्य स्रोतन या ग्राहक सेवा केंद्र जो भी काम है वो कहाँ पर खोलना प्रेफर करती है, भारत में। क्योंकि एक तो भारत में लागत लागत कम है, एक बात और लिख सकते हैं, लागत कम आती है, ठीक है। कुशल मानव संसाधन है हमारे पास में, भाषाई निपुणता भी है, इस कारण से ये भारत में बहुत ही ज्यादा खुलते हैं, ठीक है ना। अब इसके लाभ क्या है और हानि क्या है, किसके, बाह्य स्रोतन के। लाभ क्या है, लागत कम आती है, भाई कंपनी वही काम जो अपने देश में महंगे में हो रहा है दूसरे काम में सस्ते में करा देगी, तो लागत कम हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी बात, मुख्य कार्य पर ध्यान होगा, जो उनका मेन उद्देश्य है, जो मेन कार्य है उस पर फोकस कर पाएंगे। भाई ग्राहक सेवा तो दूसरा काम है ना, सेकेंडरी काम है। मेन काम क्या है, अमेजन का जैसे हमने उदाहरण लिया था, मेन काम क्या है, सामान की डिलीवरी करना, ठीक है ना। लेकिन जो सामान सही ढंग से पहुंचा या नहीं वो बात की बात है, समय की बचत हो जाती है, वो आधा काम वो कर लेगी, आधा काम वो कर लेंगी। इसमें जरूरी नहीं कि ग्राहक सेवा केंद्र ही है, और भी काम हो सकते हैं, जैसे कि हवाई जहाज बनाना है, तो हवाई जहाज के बहुत सारे कल पुर्जे जो है, जैसे मान लीजिए भारत में नहीं बनते हैं, तो वो क्या करेगी, दूसरे देशों से बनवा के लाएगी, या भारत में वो बनाने के लिए संसाधन नहीं है तो दूसरे देशों से बनवा देगी। तो इस प्रकार से ये समय की बचत भी हो जाती है। हानि क्या होती है, गोपनीयता का जोखिम। गोपनीयता का जोखिम मतलब डाटा लीक हो सकता है। जैसे अमेजन के बहुत सारे ऑफिस भारत में खुले हुए, अब उनका मेन हेडक्वार्टर कहाँ होगा, अमेरिका में। यहाँ पर उनका ज्यादा नियंत्रण नहीं होगा, तो हो सकता है यहाँ से डाटा उनका लीक हो जाए। दूसरी बात, गुणवत्ता पर कम नियंत्रण, क्वालिटी पर नियंत्रण नहीं रख पाते, ज्यादा नियंत्रण। क्यों, उनका जो हेड क्वार्टर का होगा अमेरिका में, भारत के अंदर वो सिर्फ अपनी ब्रांच खोले हुए, तो ज्यादा नियंत्रण वो नहीं रख पाते। रोजगार में कमी, रोजगार में कमी का मतलब, मान लीजिए कि अगर वो कॉल सेंटर अपने ही देश में खोलते, तो अपने ही देश में खोलने पर कुछ लोगों को तो रोजगार मिलता, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो कॉल सेंटर दूसरे देशों में खोल लिए, जिसके कारण से क्या हो गया, रोजगार में कमी आ गई, ठीक है ना। भाई लाभ तो ये हो गया कि दूसरे देशों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन अपने देश की कंपनी अगर बाहर जाएगी तो अपने देश में रोजगार में कमी आएगी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ इसकी लाभ है और कुछ हानियां हैं। आपको बाह्य स्रोतन के डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं कि बाह्य स्रोतन क्या है, क्यों होता है, इसके भारत में अवसर क्या क्या है, इसके लाभ क्या है और हानि क्या है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे जानते हैं। आइए अब हम पंचम क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं। देखिए, क्रियाकलापों के अंदर सर्वोच्च स्तर पे कोई भी क्रियाकलाप है तो वो कौन सा है, पंचम क्रियाकलाप। ये सबसे हाई सैलरी वाला होता है, उच्च स्तरीय होता है। लिखा है जैसे कि सर्वोच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले लोग कौन से क्रियाकलाप में कहलाते हैं, पंचम क्रियाकलाप में। जैसे कि सरकार क्या करती है, ये नई नीति का निर्माण करती है, सरकारी ऑफिसर, ठीक है ना। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ, ठीक है। तो ये सारे किस में कहलाएंगे, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत। क्या कार्य करते हैं ये, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। अब देखिए, डेटा एनालिसिस चतुर्थ क्रियाकलाप में भी था, पंचम क्रियाकलाप में भी है, लेकिन ये थोड़ा वृहद स्तर पे है। कैसे, ये आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे किसके आधार पे, नीति निर्माण के आधार पे। ये डाटाओं को पढ़ेंगे कि क्या नीति हमें बनानी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि सरकार जनसंख्या कराती है, अब उस जनसंख्या से नए डाटा बनाएंगे कौन, चतुर्थ क्रियाकलाप वाले। लेकिन उन डाटाओं के आधार पे अगर नीति बनानी है तो वो कौन बनाएंगे, पंचम क्रियाकलाप के आधार पे। उदाहरण के लिए, और इसमें क्या होगा, तकनीक का मूल्यांकन। तकनीक जो भी है, नई तकनीक कोई भी आई है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, चाहे वो कंपनी के अंदर है, देश के अंदर है, उसको कैसे प्रयोग में लाना है, प्रयोग में लाने के बाद उसका मूल्यांकन कौन करेगा, पंचम क्रियाकलाप वाले, ठीक है ना। उदाहरण के लिए देखिए कौन कौन होते हैं इसके अंतर्गत, एक तो सरकारी अधिकारी, ठीक है। दूसरा कानूनी सलाहकार और सीईओ, मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े बड़े जो सीईओ है वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा पंचम क्रियाकलाप। आइए आगे हम अंक विभाजक को जानते हैं। आइए अब हमारे इस पार्ट के लास्ट टॉपिक अंक विभाजक के बारे में जानते हैं। कई बार विद्यार्थी जो है वो इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, लेकिन बहुत ही ईजी है ये अंक विभाजक। एक बार समझ में आ गया तो आप आसानी से लिख सकते हो। अंक विभाजक का मतलब है
जो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है उसकी पहुंच में असमानता, मतलब सभी लोगों तक बराबर नहीं पहुंचना। किसका? प्रौद्योगिकी का सभी लोगों तक बराबर बराबर नहीं पहुंचना क्या कहलाता है? अंकीय विभाजन। और देखें तो इंटरनेट और जो टेक्नोलॉजी है उसका असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं। तो ये इंटरनेट और तकनीक का असमान वितरण या प्रौद्योगिकी का सभी तक बराबर बराबर नहीं पहुंचना क्या कहलाता है? अंकीय विभाजक। अब इसका कारण क्या है भाई? कुछ तो कारण भी रहे होंगे। इस भेदभाव के कारण क्या रहेंगे? देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक भिन्नता। कोई देश विकसित है तो उसके पास में उसके पास में प्रौद्योगिकी ज्यादा है, लोगों तक प्रौद्योगिकी ज्यादा पहुंची है। कोई देश अगर कम विकसित है तो उसके पास में प्रौद्योगिकी कम पहुंची है। राजनीतिक भिन्नता, कई देशों के अंदर प्रधानमंत्री भी इसमें या पार्टी भी इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाती है, ठीक है ना। कोई प्रधानमंत्री या पार्टी तेजी से काम करवाती है, कोई स्लो काम करवाती है। तकनीक पहुंचाने की गति, अगर मान लीजिए किसी देश में टेक्नोलॉजी आ गई है तो सभी देशों तक, सभी लोगों तक उसको पहुंचाने की स्पीड क्या है, जगह जगह टावर्स लगाने, उसकी स्पीड क्या है, ये भी निर्भर करता है किस पे? आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे। अंतर, अब जो भी अंतर है उसका स्तर क्या है? देखिए, एक तो ये जो अंतर है ना, ये दो देशों के भीतर पाया जाता है, ठीक है। दो देशों के भीतर कैसे? विकसित देशों में ये प्रौद्योगिकी ज्यादा है, विकासशील देशों में ये प्रौद्योगिकी क्या है? कम है। तो ये तो हो गया दो देशों के भीतर अंतर हो गया। और देश के अंदर भी जरूरी नहीं है कि अमेरिका में अगर प्रौद्योगिकी ज्यादा है तो जरूरी ये भी नहीं है कि अमेरिका के सब शहरों में एक जैसी होगी। एक सबसे बढ़िया उदाहरण लेते हैं हम रूस का। किसका लेते हैं? रूस का। अब रूस के अंदर भी क्या है? शहरों के अंदर तो ज्यादा है, गांवों के अंदर कम है। ये कि ये सेम स्थिति कहां पर है? भारत में, ठीक है ना। भारत में भी यही सेम स्थिति है, शहरों में ज्यादा है, गांवों में कम है। देखिए, देश के भीतर महानगरों में ज्यादा है, गांवों में कम है। इसको काउंटर करने के लिए सरकार क्या करती है? जगह जगह पर वाईफाई के हब बनाती है जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, ठीक है ना। पेन लेवल पे नहीं, पर्सनल लेवल पे नहीं, बहुत ही बड़े, जैसे कि एक वाईफाई हब लगाएंगे पूरे नगर को कवर कर देगा, एक वाईफाई हब लगाएंगे पूरे गांव को कवर करेगा। तो इस प्रकार से ये इंटरनेट पहुंचाने की तकनीक हमारे काम करती है। आइए अब इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर को जानते हैं। उत्तर तो क्या, सिर्फ प्रश्न ही है। देखिए, पहला प्रश्न हमारा, तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? इसको समझाना है। ये जो प्रश्न है ना, 5 प्रश्न, ऐसे बहुत सारे प्रश्न और भी मैं दे दूंगा, लेकिन ये 5 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं आपके, और ये बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको आपको समझ के लिखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अंकीय विभाजक से आप क्या समझते हैं या इससे क्या तात्पर्य है? तीसरा प्रश्न है, चिकित्सा पर्यटन क्या होता है और इसको भारत के संदर्भ में समझाना है। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में, मतलब ये भारत के संदर्भ में कैसे बढ़ रहा है या भारत में इसके अवसर क्या है उसको बताना है। आवधिक बाजार किसे कहते हैं? आवधिक बाजार क्या होता है या किसे कहते हैं, इसको बताना है। बाह्य स्रोतन क्या है? अभी हमने समझा कि बाह्य स्रोतन क्या है, और इसके भारत में बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है। अभी अभी हमने देखा कि भारत के अंदर बाह्य स्रोतन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हो सकते हैं उनको विस्तार से समझाना है। तो दोस्तों, ये था हमारा पाठ, अध्याय 6 हमारा था, तो ये यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।